आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर का जोरदार स्वागत है। टाइम चल रहा है खराब, 4 मेन बोर्ड के आईपीओ नेगेटिव लिस्ट हो चुके हैं और साथ में 3 और नेगेटिव लिस्ट होने की तैयारी चल रही है। जरा देखिए कि 7-8-9% बाजार टूटा है, उसमें तो ये हाल है। जरा बाजार ज्यादा टूट जाएगा तो क्या हाल होगा। लेकिन एज ए आईपीओ इन्वेस्टर आपके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप कैश पे बैठे हैं। जरा सोचिए कि जब बाजार में आईपीओ कब सबसे ज्यादा आते हैं, वो तभी आते हैं जब बाजार में तेजी होती है। और तेजी के कारण पिछले 4-6 महीने में आप क्या देख रहे थे कि डेली 5-5, 6-6, 7-7 आईपीओ आ रहे थे और आपके पास पड़ रही थी फंड्स की कमी। तो आप में से ज्यादातर लोग ऐसे टाइम पे फंड्स की कमी के लिए अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करके या उस एक्सपोजर को कम करके, या जो हमारे साथ इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, उन्होंने भी अपने एक्सपोजर को कम के आईपीओ का काम बढ़ा दिया। और आईपीओ का काम बढ़ाने के कारण 6 महीने तक हम यदि ढंग से आईपीओ काम कर रहे हैं तो एक अच्छा रिटर्न लेके बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था वो जिस भाव पे एग्जिट किया है उसके आसपास या उसके नीचे आज मिल रहा है। ये तो तब है जब बाजार 7-8-9-10% ही टूटा है। यदि बाजार यहां से 10% और टूट जाए तो क्या होगा, जरा आप देख सकते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि उस फंड को वापस डिप्लॉय कर दें उस इन्वेस्टमेंट में जहां वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहां क्या खास बात हुई कि आईपीओ इन्वेस्टमेंट आपको ये बताता है कि कब एग्जिट करना, रिड्यूस करना है और कब एंट्री करनी है। जब बाजार में ऑटोमेटिकली आईपीओ आना बंद हो जाएंगे तो वो शायद प्रोबेबली राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। और वही हम बात कर रहे हैं कि चूंकि अब आईपीओ तो आ रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं। जब ये आईपीओ रेगुलरली फेल होंगे तो डेफिनेटली ये आने भी बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी 1 नवंबर के बाद में अभी एक भी एसएमई आईपीओ नहीं आया है। जरा सोचिए, लास्ट 30 तारीख 31 तारीख तक कितने आईपीओ भर भर के आ रहे थे, वो शायद 10 दिन तक तो एक भी आईपीओ नहीं आया है। तो इसका मतलब कि यहां तो डर आ चुका है और मेन बोर्ड पे भी डर इन 7 आईपीओ के नेगेटिव लिस्टिंग के बाद में आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या करें, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे पीएमएस की, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो आपको दे सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न। हिस्टोरिकली क्या है वो भी हम बात करेंगे और डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे एसएमई इन्वेस्टमेंट के बारे में। एसएमई इन्वेस्टमेंट आईपीओ हम लगाते हैं, इश्यू कितने टाइम होता है, 300, 400, 500 और 1000 टाइम होता है। और यदि उसके बाद भी यदि हमें अलॉटमेंट आता है तो एज पर रूल हम क्या करते हैं, रूल ऑफ 5 यूज करते हैं और सारे आईपीओ को एक ही तराजू में तोलते हुए उनको एग्जिट करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं और अगले आईपीओ की तैयारी करते हैं। लेकिन इस आईपीओज में से ऐसा नहीं है कि सारे ही बेकार हैं या सारे ही हमारे बेचते ही टूट गए या सारे ही लिस्टिंग गेन देने के बाद में नहीं बढ़ते हैं। 30% आईपीओ ऐसे होते हैं जो लिस्टिंग गेन के बाद में नहीं बढ़ते हैं या नेगेटिव में चल रहे हैं, लेकिन 30% बढ़ते हैं और बैलेंस 30% तो ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देते हैं। तो इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले रिटर्न की 30% स्टॉक को चूज करके यदि हमारे पोर्टफोलियो में रखें तो शायद हमें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न भी दे सकते हैं। लेकिन क्या हम में वो एबिलिटी है? तो हाँ, हो सकती है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि एसएमई स्टॉक्स में कई स्टॉक्स के रिजल्ट तो 3 महीने की जगह 6-6 महीने में भी आते हैं। क्या हमें उसको रीड करने की एबिलिटी है? यदि नहीं है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? आप में से कुछ कहेंगे कि मैं स्टार्टअप इन्वेस्टिंग करता हूं, मैं प्री आईपीओ करता हूं, मैं सीड फंडिंग करता हूं। यदि आप ये सब भी कर रहे हैं तो जरा सोचिए उसमें आपका गेस्टेशन पीरियड कितना है। जरा आप सीड फंडिंग करें, फर्स्ट ट्रांच में आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर सेकंड ट्रांच 1 साल बाद में आ रहा है, थर्ड 1 साल बाद में आ रहा है, तो 2-3-4 साल का इन्वेस्टमेंट है। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात क्या है कि सीड फंडिंग में और साथ में स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में आपको एग्जिट तभी मिलता है जब नेक्स्ट ट्रांच आ रहा होता है। लेकिन यहां पर आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, ये सबसे खास बात है। दूसरा, आपको उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू भी पता चलती है। और तीसरा, इसमें लोड्स में काम होता है। इसका मतलब छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए जिनका पोर्टफोलियो बड़ा हो, उन्हीं के लिए है। और दूसरा, उनके लिए एक और खास बात क्या है कि जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे डायरेक्ट इक्विटी में कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो एसएमई स्टॉक्स में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। कोई भी म्यूचुअल फंड एसएमई में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो रियल डाइवर्सिफिकेशन तभी होगा जब वो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसएमई भी कर रहे हैं और रियल एस्टेट में भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का लिक्विड यानी कि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का 10 से 20% आप एसएमई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो हम ये देखते हैं कि यहां आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें। एक तरीका तो है कि आप स्टडी करें, इन्वेस्टमेंट करें जैसा कि आप डायरेक्ट करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आप या पीएमएस इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं, आप फंड मैनेजर को देते हैं, वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट के बाद में उसका 1-2-3% जो भी फीस होती है वो चार्ज करता है। तो ये दोनों मॉडल आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप
आपका इन म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हमारी टीम देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें म्यूचुअल फंड इंक्वायरी फॉर्म भरकर हमारी टीम आपको रेगुलरली कनेक्ट कर लेगी। दूसरी तरफ यदि आप पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप या एसएमई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है पीएमएस में, रीजन कि लिमिटेड स्टॉक्स ही है और दूसरा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होता है। तो इसका मतलब ये पीएमएस 1500 करोड़ रुपए मैनेज नहीं कर सकता, 100-200 करोड़ रुपए ही मैनेज कर सकता है। तो लिमिटेड लोगों के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ऐसे में पीएमएस में जो आपका फंड मैनेजर है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उस 30% को सेलेक्ट कर सके जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो क्वालिटी होने के लिए एक अच्छा फंड मैनेजर या अच्छा फंड हाउस होना जरूरी है। तीसरा क्या है कि जब हम एसएमई पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां 25 से 50 स्टॉक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई स्टाम्प कलेक्शन या कॉइन कलेक्शन बना रखा हो, बल्कि लिमिटेड फोकस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए, हाई ग्रोथ हाई कन्विक्शन आइडिया होना चाहिए। तो ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जो 25 से 50 से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सके, नहीं इन्वेस्टमेंट करे, बल्कि 20 से 30 स्टॉक तक ही इन्वेस्टमेंट करे। चौथा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम होता है तो बाई एंड होल्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20% बढ़ा और बेच दिया, बल्कि ये 3x 4x 5x 10x कोई स्टॉक हो तो ही बेचना है। या बेचना तो तभी है जब या तो बहुत अच्छा गेन हो जाए या फिर आइडिया कन्विक्शन आइडिया का व्यू चेंज हो जाए या रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा तो एग्जिट कर ले। अदरवाइज बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। 10 से 15% भी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने अक्सर क्या देखा है, कोई पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक लिया जाता है 7% और वो उसकी मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि वो 15% हो जाता है। तो वहां हम सोचते हैं कि 15% तो इन्वेस्टमेंट अलाउ करना चाहिए। रीजन कि यहाँ पे कई स्टॉक जो मल्टीबैगर होते हैं वो आप चाहे 5% भी पोर्टफोलियो में लें तो वो इतने ज्यादा बढ़ चुके होते हैं कि पूरे पोर्टफोलियो का 20% तक भी उनका हिस्सा हो जाता है। तो उस केस में हम उसको होल्ड कर सकते हैं। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो फायदे, नंबर एक कि इसमें पीएमएस में क्या होता है, म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट अलॉट नहीं होती, बल्कि आपका ही डीमेट अकाउंट खुलता है और आपके डीमेट अकाउंट में ही स्टॉक परचेज और सेल होता है, जिससे आप डेली बेसिस पे दे सकते हैं कि आज मेरे लिए क्या परचेज हुआ। नेक्स्ट डे आपका डेटा जब भी अपडेट होगा तो आप ये देख सकते हैं कि कल मेरे लिए क्या परचेज हुआ या मेरे लिए क्या सेल हुआ। और वो आपको थोड़ी लर्निंग भी बढ़ाएगा कि किस तरह ये पीएमएस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है या किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और जो कंपनीज में आपका पीएमएस इन्वेस्टमेंट कर रहा है आप भी उसको अपने स्टडी में ले सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपका पोर्टफोलियो कहीं भी हो यहां ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि जो स्टॉक्स यहां होंगे वो कहीं भी आपके पास नहीं होंगे। तो क्या आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? यदि हां तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है पीएमएस इंक्वायरी फॉर्म, उसे आप भर दीजिए। हमारी टीम आपको कनेक्ट करके आईआरएसएस में आपका इन्वेस्टमेंट कराएगी। लेकिन आप देखना चाहेंगे क्या आईआरएसएस कैसा परफॉर्म किया है, तो मेरा खुद का पोर्टफोलियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आपके साथ अब मैं लेके चलता हूं आपको सीधे स्क्रीन पर, जहां आप देखेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है। तो आप देखिए, बिगेन वैल्यू 1.17 CR, ये 1 अप्रैल को 1 CR से स्टार्ट किया गया है, जिसमें इतना अभी प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि अभी करंट मार्केट वैल्यू 1.66 CR है, यानी कि पोर्टफोलियो का रिटर्न 56% है, जबकि BSE 500 का रिटर्न इस पीरियड में 33% रहा है। अब हम देखते हैं 1.16 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 16 लाख का इसमें प्रॉफिट बुक किया है, जिसके कारण, और उस 16 लाख को दोबारा से इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए ये 1.16 दिखा रहा है। कैपिटल आउटपुट 11,000 रुपए जो हमने पे आउट लिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस 49 लाख रुपए। करंट मार्केट वैल्यू 1.65, यानी 1 CR की मार्केट वैल्यू 1.6 लाख है। रियलाइज गेन 32 लाख है, अनरियलाइज गेन 31 लाख है, और इनकम यानी कि डिविडेंड के रूप में 11,000 रुपए की इनकम आई है, और एक्सपेंसेस इसमें 15 लाख रुपए ऑलरेडी हो चुका है। आइए अब हम सीधे चलते हैं होल्डिंग की तरफ। तो होल्डिंग में हम क्या देखते हैं, टोटल होल्डिंग है 1.65 CR की, जिसमें से 8,88,000 रुपए कैश है और 1.56 इक्विटी है, यानी कि 94% तो इक्विटी है और 5% कैश है। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या स्टॉक्स हैं, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आता है इसमें अग्रवाल इंडस्ट्रीज, जिसमें 97,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 23% गेन है, यानी कि टोटल एसेट का 3% अग्रवाल के पास है। दूसरा आता है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 1600 शेयर है, ये 3,85,000 में लिए हैं, यानी कि 241 में लिए हैं, अभी 484 है। 774 का मार्केट वैल्यू है, और यानी कि 388, यानी कि लगभग 100% का रिटर्न आ रहा है। अब हम यदि एमट्रॉन का चार्ट देखते हैं, हाँ, चार्ट में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि 241 कब था, तो ये लिस्ट हुआ है जून में लिस्ट हुआ है। पहले दिन इसका लो था 240 और हाई था 253। यहां आप क्या देख रहे हैं
पहले दिन ही जो अपॉर्चुनिटी, यानी हम एज ए आईपीओ इन्वेस्टर यहां बेच गए, लेकिन आपने क्या देखा कि यहां से 700 रुपए होकर अभी 500 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि पहले दिन ही इस अपॉर्चुनिटी को इनबिल्ट कर दिया गया पोर्टफोलियो में। दूसरा देखते हैं बेला कैसा फैशन 1,73,000 में लिया था, जो आज 224% रिटर्न दे रहा है, यानी कि इस समय इसकी मार्केट वैल्यू 5,60,000 रुपए है, जिसमें से 1,82,000 रुपए तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया जा चुका है और इतने लाख रुपए प्रॉफिट अभी होना है। तो 1,029 शेयर बेला के साथ जो लिया हुआ है 318 रुपए में लिया हुआ है, जिसकी अभी मार्केट वैल्यू 545 रुपए है। यदि हम बेला का साथ चार्ट देखते हैं तो 300 रुपए का भाव इतने लंबे समय तक रहा था, ये यहां से यहां तक 300 रुपए का भाव था, लेकिन उसके बाद में इसने जबरदस्त ग्रोथ दी है। चलिए अब हम दोबारा आते हैं कि नेक्स्ट आइटम क्या था। नेक्स्ट धनिश पावर 900 शेयर लिए हुए हैं, क्या भाव में? 570 रुपए में। अभी भाव क्या चल रहा है? 800 रुपए, 7,21,000 रुपए में। धनिश पावर कब आईपीओ आया था? आपको ध्यान होगा, हम स्क्रीन पे चलते हैं। ये आईपीओ आया था 29 अक्टूबर को लिस्ट हुआ है, जिसमें लो प्राइस था इसका 541 और हाई प्राइस था 598, और उस समय से कंटिन्यूस लगभग 6, 7, 8 दिन हो चुके हैं कंटिन्यूस बायर सर्किट में। जरा आप सोचिए कि पहले दिन में यदि 540 रुपए में लिया गया है और आज भाव इसका लगभग 800 रुपए है, तो ऑलरेडी 40% का गेन तो इतने से दिन में 10 दिन से भी कम हुए हैं उसमें हो चुका है। धाबरिया इसी तरह हम लेते हैं, जिसने 21% रिटर्न दिया है। यदि हम नेक्स्ट रिटर्न की बात करते हैं तो मेजर रिटर्न गणेश ग्रीन भारत, गणेश जेंसोल, ग्रेविटा, कल्याणी स्टील, केन एग्री की बात करें 3200 शेयर लिए हुए हैं, 3,99,000 लगभग 4 लाख रुपए में, जिसकी मार्केट वैल्यू अभी 9,11,000 हो चुकी है, यानी कि 128% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। यदि हम नॉलेज मराइन की बात करते हैं तो 1,86,000 की मार्केट वैल्यू 2,35,000 रुपए है, इसमें ऑलरेडी 25% का रिटर्न आ चुका है। इसी तरह अभी हम बात करते हैं सहसरा की, 1200 शेयर लिए हुए हैं, क्या भाव में लिए हुए हैं? 6,45,000 रुपए में, जबकि यानी कि 538 रुपए में, अभी 921 रुपए का भाव है और 11 लाख रुपए वैल्यू हो चुकी है, 71% ऑलरेडी गेन हो चुका है। जरा हम सहसरा का यदि हम चार्ट देखते हैं तो आप देखिए क्या 538 रुपए, यानी कि फर्स्ट डे इसका भाव था 537 रुपए 70 पैसे से लेकर 564 रुपए में, और 538 रुपए में आपका परचेज हुआ है। इसका मतलब कि जिस पीएमएस में लिया गया है, फंड मैनेजर ने फर्स्ट डे ही ये परचेज कर लिया था। उसके बाद में आप कंटिन्यू चार्ट में देख रहे हैं कि एक बड़ी तेजी आई, थोड़ा करेक्शन आया और आज अब अगेन नए टॉप पर चल रहा है। सहसरा के बाद में बात करते हैं वासा डेंसिटी, यानी कि डेंटल कार्ड, 2 लाख शेयर लिए हुए हैं, 400 रुपए के आसपास, जिसकी मार्केट वैल्यू 12.5 लाख रुपए, यानी कि 56% का गेन कर रहे हैं। 400 रुपए का भाव इसका कब था, आइए हम देखते हैं। तो इसका 400 रुपए का भाव लगभग इस जगह पे था, यानी कि अप्रैल मई के आसपास ही ये 400 रुपए का भाव था, और तब से अभी तक कंटिन्यूस होल्डिंग पर पड़ा है। इसका मतलब इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया गया है। 3,000 शेयर लिए हुए विलास, 8,30,000 रुपए में, जो 277 में लिया हुआ है, 540 रुपए के आसपास अभी भाव चला है, यानी कि 94% का इसका भाव चल रहा है। और यही कारण है कि 94% गेन के कारण यदि हम इसको हम चार्ट में देखते हैं तो चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 277 में परचेज हुआ था। यहाँ पहले दिन का भाव देखते हैं 225, 204 से 225 रहा है, ये यहां तक इसका प्राइस, यानी कि 14 जून तक इसका भाव ये था। उसके बाद में बड़ी जंप आई है और आप देख रहे हैं कि आज ये पूरा तेजी पे चल रहा है और इस करेक्शन में भी नहीं बेचा गया। इसका मतलब कि बॉटम पे लेना, टॉप पे बैठने की जगह बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो है। कुल मिलाकर अप्रैल से लेकर अभी तक, अभी दिसंबर महीना आया नहीं है कि नवंबर महीना आया है, 7-8 महीने में 65% का गेन आया है। तो ये जो पोर्टफोलियो था, इसने आपको हमें दिखाया कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि आपको ये स्टॉक्स जो नाम हमने बात की वो भी बिल्कुल नए होंगे, और जो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस की बात की वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे साथ इस पीएमएस में जुड़े हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि चूंकि अभी बाजार 10% टूट चुका है और अगले 10-20 दिन में और टूट रहा है, यदि ऐसा हो रहा है तो जो स्टॉक्स हम लेना चाह रहे हैं या जो स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में आने चाह रहे हैं वो भी टूटे होंगे, और वो टूटे होंगे तो एज ए नए इन्वेस्टर आपको एंट्री का एक बेस्ट टाइम होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका ये आईआरएस के थ्रू एसएमई पीएमएस का पोर्टफोलियो हम मैनेज करें? तो नीचे पीएमएस इंक्वायरी फॉर्म दिया हुआ है, उसे भर दीजिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। और हाँ, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप टीम की सर्विस से जरूर सेटिस्फाइड होंगे। ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगा? क्या ये आपके लिए एक आई ओपनर था? जरूर लिखिए। और हाँ, एज ए डाइवर्सिफिकेशन ये आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डीमेट में आप ही के डीमेट में आप ही के पास शेयर रहेंगे, आप ही का डीमेट डिफरेंट खुलेगा जिसका पूरी प्रोसेसिंग होगी, बस फंड मैनेजर को राइट होगा आपके बिहाफ पर डिसीजन लेने का। क्या आप तैयार हैं?
तो फॉर्म भरने में देरी मत कीजिए, हमारी टीम तुरंत आपको कनेक्ट करेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।